everyone, welcome to the channel of Education World EW. Welcome to your class of business studies and today's topic we are going to do is functions and levels of management. पिछले दो लेक्चर्स में हमने मैनेजमेंट को इन डिटेल डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फंक्शंस एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. So comes to the topic function of management. We are having 5 functions of management. First of all, what is management? थोड़ा सा overview कर लेते हैं कि management क्या चीज होती है. It is a process of getting the things done through others. जिसका aim हमारे पास ये रहता है कि हमने अपनी कंपनी के goals को achieve करना है, अपने targets को achieve करना है. उसके लिए हम अपने human resources से efforts करवाते हैं और उनको सही direction में channelize करते हैं. That is management. So it consists of various interrelated functions. इसमें बहुत सारे interrelated functions आते हैं. Interrelated means एक function दूसरे function के साथ connected रहता है. कोई भी function अपने आप में complete नहीं है और दूसरे से independently work नहीं कर सकता. So we have planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो ये 5 जो है ये management के functions भी हैं, management की process भी है. तो एक एक करके हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज प्लानिंग. व्हाट इज प्लानिंग? सो प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. सबसे पहला फंक्शन जो है दैट इज प्लानिंग. सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग. सो प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एडवांस में डिसाइड करते हैं थिंकिंग बिफोर डूइंग. इट मीन्स हमने एडवांस में डिसाइड करना है, प्लान आउट करना है, चार्ट आउट करना है कि हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है. सो इट इज अ थिंकिंग बिफोर डूइंग फंक्शन. एक्चुअल में कोर्स ऑफ एक्शन करने के लिए मतलब एक्चुअल में एक्ट करने के लिए, एक्चुअल में वर्क प्लेस पे अपने टास्क परफॉर्म करने से पहले जब हम लोग उसको प्लान आउट करते हैं, चार्ट आउट करते हैं, दैट इज नॉन एज प्लानिंग. सो इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस. इट इज अ थिंकिंग बिफोर डूइंग फंक्शन एंड डिसाइडिंग इन एडवांस. सो क्या डिसीजंस हैं, क्या टॉपिक्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं प्लानिंग फंक्शन में. वेरी फर्स्ट इज व्हाट टू डू. करना क्या है, हमारा जो एम है वो क्या है, हमारा टास्क है उसका नेचर क्या है. हाउ टू डू, किस तरह से हम उसको परफॉर्म करेंगे. जैसे आप ये कह लो व्हाट टू डू. बिजनेस का जो टारगेट है वो क्या है? प्रोडक्शन. इट मीन्स टास्क टू डू इज प्रोडक्शन. हाउ टू डू, आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करनी है. तो आपको पता है इकोनॉमिक्स में आपने क्लास 1 में स्टडी किया है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जो होती हैं दैट मीन्स यूज ऑफ लेबर और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो होती है उसमें हम लोग यूज करते हैं, किसे यूज करते हैं? मशीन्स को. तो हमने मशीन्स के यूज से काम करना है या लेबर के यूज से काम करना है या क्या हमारा मेथड रहेगा उस काम को करने का. अगर आप लोग ये प्लान आउट कर रहे हो कि हमें एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड ऑप्ट करेंगे? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, या आप आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करोगे. तो दैट इज आंसर टू द क्वेश्चन हाउ टू डू. किस तरह से हमने ये चीज करनी है. नेक्स्ट व्हेन टू डू. इसके लिए टाइम प्लान किया जाता है. मतलब आप प्रॉपर अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो कि हमें किस टाइम पे इस टारगेट को अचीव करना जो हमने सेट किया है या हमारा क्या शेड्यूल रहेगा. दैट इज व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट. इसमें हम लोग टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज असाइन कर देते हैं एम्प्लॉइज में और साथ में सुपरविजन के लिए भी पर्सन को एम्प्लॉय कर देते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि हु इज गोइंग टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टारगेट सेलेक्ट किया है कि आपको ए सिटी में 400 यूनिट्स जो है वो अपने प्रोडक्ट के सेल करने हैं तो हु विल बी द सेल्स पर्सनल. कौन वो पर्सन होगा जो 400 यूनिट्स की सेल करने जाएगा. दैट इज हु विल डू इट. सो व्हाट टू डू, how to do, when to do and who will do it. These are the questions, these are the elements we discuss about or we decide about in the function of planning. So it is a mental activity. Why it is a mental activity? Because it involves brainstorming, it involves the thinking pattern. That is why it is a mental activity. हम कहाँ आज stand कर रहे हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं. Where we stand today and where we want to reach. उसके बीच का जो gap है, उसके बीच का जो bridge है that is प्लानिंग. जैसे आज आपकी सेल्स जो है वो 2 लाख यूनिट्स की हैं. दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे. और हम लोगों ने टारगेट रखा है कि हमें 3 लाख की सेल्स जो है वो 1 मंथ में करनी है. इट मीन्स हमें 1 लाख की सेल्स और चाहिए 2 लाख के एडिशन में ताकि हम लोग 3 लाख की सेल्स का टारगेट जो है वो अचीव कर सके. सो इट इज वेयर वी वांट टू रीच. सो व्हाट वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे दैट इज 2 लाख टारगेट
2 लाख एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड वेयर वी वांट टू रीच इज 3 लाख टारगेट। सो इसके लिए हम जो प्लान आउट करेंगे कि हम लोग इस तरह से प्रमोशन करेंगे, इस तरह से एडवर्टीजमेंट करेंगे, ये वाला मीडिया ऑप्ट करेंगे, सेल्स पर्सनल को इस तरह से ट्रेनिंग देंगे, कस्टमर्स के सामने प्रोडक्ट को इस तरह से टारगेट करेंगे या पोजीशन करेंगे, तो वो चीज जो हम प्लान आउट करते हैं दैट इज प्लानिंग। ये सबसे पहला फंक्शन है, सबसे मेजर फंक्शन है। इसी फंक्शन के ऊपर जो है वो आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग एंड बेसिस ऑफ ऑल द फंक्शन। आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, बेसिस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें आप लोग लिखोगे कि हमारे बाकी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जो बेस है दैट इज प्लानिंग, दैट इज प्लानिंग। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजिंग। तो अब जब हमने प्लान आउट कर लिया कि हमें इस तरह से अपने टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए हमारा कोर्स ऑफ एक्शन प्लान आउट हो चुका है, मेंटल एक्टिविटी हम उसके लिए कर चुके हैं, फ्रेमवर्क एक ड्राफ्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट काम हमारा ये होता है, नेक्स्ट फंक्शन हमारा ये रहता है कि हम उसके लिए रिसोर्सेज को असेंबल करना शुरू कर दें, मतलब रिसोर्सेज को गैदर करना शुरू कर दें, फिर उसको अरेंज करना शुरू कर दें, गाइड करें अपने एम्प्लॉइज को, कोऑर्डिनेट करें अपने एफर्ट्स को, और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। मैंने अपने बाकी लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि हमारे पास 4 फंक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, जिसको हम अरेंज भी करते हैं, असेंबल भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। हम सारे रिसोर्सेज को जब ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, दैट इज नॉन एज ऑर्गेनाइजिंग। सो वी हैव मैन, material, machinery and money. So man is entrepreneur, material is a kind of resource, machinery is a kind of resource, and money is capital. So it involves creating the organizational structure. So what is organizational structure? Hierarchy. अब जब आप अपना बिजनेस ओपन करने जा रहे हो और आप लोग ये चीज देख रहे हो कि आपको कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है, तो आप ये भी देखोगे कि इतने एम्प्लॉइज को मैनेज कौन करेगा। जो एम्प्लॉइज का हेड होता है दैट इज नॉन एज सुपीरियर, और जो उनको एम्प्लॉय करता है दैट इज नॉन एज एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर और सुपीरियर जो है वो ऑलमोस्ट एक ही टर्म रहती है। अगर आप एम्प्लॉइज को हायर कर रहे हो तो आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को ऑप्ट करोगे। जैसे इस तरह से एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज करो ये ऑनर है, सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं। ऑनर ने अपने अंडर ABCD 4 एम्प्लॉइज हायर किए, ठीक है। तो इट इज अ डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। आगे आप स्टडी करोगे कि हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहता है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहता है। तो हमारे पास अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम पहले उसको डिसाइड करते हैं, व्हाई, द रीजन बिहाइंड दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग ऑर्गेनाइजिंग स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं। नाउ व्हाट इज अथॉरिटी? इट इज अ पावर ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बाकियों से काम करवाने के लिए तुमको जो राइट्स दिए जाते हैं, तुमको जो पावर्स दी जाती हैं, दैट इज अथॉरिटी। इट कम्स विद योर जॉब। आपका जो जॉब का रैंक होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास अथॉरिटी आती है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है, दिस इज नॉट रिलेशनशिप, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी ड्यूटी, उस काम को, उस टास्क को पूरा करने की ड्यूटी, दैट इज नॉन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम लोग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स डिटर्मिन करने के लिए चार्ट आउट करते हैं, डिसाइड करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन एक अपने आप में मैनेजमेंट की टर्म है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। स्टाफिंग में इसका स्टाफिंग चैप्टर में, स्टाफिंग टॉपिक में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन को। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या चीज रहती है, जिसमें हम लोग डिवाइड शो करते हैं कि हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए पर्सन की, उसको क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, उसके जो रोल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो क्या रहेंगी, वो सब हम लोग डिसाइड करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में। नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफाइंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर द जॉब। सो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी। सो अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब बेटा आंसरेबिलिटी रहता है। आंसरेबिलिटी मीन्स टू whom you are answerable. If I am employee, I am answerable to my employer. You are student, आपने अपना टेस्ट प्रिपेयर किया है या नहीं किया है, आप उसके लिए अपने टीचर को आंसरेबल हो, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। सो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अपने जो हमने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग सेट करना, रिसोर्सेज सारे गैदर करना, दैट इज कवर्ड अंडर द फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट वी हैव द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग सारा का सारा फंक्शन जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है। पूरा का पूरा ये जो फंक्शन है
ये ह्यूमन रिसोर्सेज और हमारे एम्प्लॉयज से जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोग किस चीज को डिस्कस करते हैं? फिलिंग एंड कीपिंग द पोजीशंस फिल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम उनको रिटेन कर पा रहे हैं, दैट इज कीपिंग द पोजीशंस फिल्ड। डेली ऑर्डर की ये डेफिनेशन है। डेली ऑर्डर जो है वो बहुत बड़ा नाम है मैनेजमेंट की दुनिया में। ही इज अ वेरी फेमस मैनेजमेंट ऑथर। तो उन्होंने कहा है इट इज कंसर्न विद फिलिंग एंड कीपिंग द पोजीशंस फिल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड ये हमारा प्रोसेस रहता है, ये स्टेप रहता है। सबसे पहले इसमें हम करते हैं मैन पावर प्लानिंग। हमें कितने पर्सन चाहिए काम करने के लिए? सपोज करो आपने एक टारगेट सेट किया। आपका टारगेट ये है कि हम लोग 400 पैकेट्स जो हैं वो सेल किया करेंगे इन अ वीक, और वो ये जो पैकेट्स होंगे या ये जो बॉटल्स होंगी ये होंगी कॉफी की। सो कॉफी की बॉटल्स हम लोग एक वीक में 400 यूनिट सेल करने वाले हैं, और इसके लिए हमें कॉफी मैन्युफैक्चर भी करनी है, रॉ मटेरियल भी परचेज करना है, सेल करनी है तो हमें सेल्स पर्सनेल भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी ऑप्ट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें जितने भी एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो वो सब डिस्कस किया जाता है मैन पावर प्लानिंग में। और जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, वो भी हम लोग मैन पावर प्लानिंग में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है आपको इस जॉब के लिए कोई पर्सन चाहिए। सपोज करो एबीसी जॉब के लिए आपको कोई पर्सन चाहिए, उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट देते हो या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को इनवाइट कर रहे हो कि वो आके आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए अप्लाई करें, उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। सो गैदरिंग द पूल ऑफ द कैंडिडेट्स, दैट इज नॉन एज रिक्रूटमेंट। सिर्फ लोगों को अपने पास इनवाइट करना कि वो आपकी जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, दैट इज रिक्रूटमेंट। जब हम उनको शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो चीज सिलेक्शन में आ जाती है। जब हम उनको सिलेक्ट करने के बाद काम करने का तरीका सिखाते हैं तो वो ट्रेनिंग में आ जाता है। प्लेसमेंट मीन्स उनको उनकी जॉब, प्लेस, ऑफिस, whatever rank you are going to give them, हमने उनको वो प्लेस कर दिया, वो अलॉट कर दिया, दैट इज प्लेसमेंट। और ओरिएंटेशन का मतलब ये रहता है मेकिंग द न्यू एम्प्लॉइज वेल अवेयर और इंट्रोड्यूस टू do's and don'ts of your organization, to organizational framework, to organizational structure, to their subordinates, to their superiors and to the विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप से इंट्रोड्यूस करवाना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, और ये स्टाफिंग का पार्ट रहता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट, एम्प्लॉइज की कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट मैटर करती है, प्रमोशन मैटर करता है इफ दे आर परफॉर्मिंग गुड, ट्रांसफर मैटर करते हैं। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन एंड ट्रांसफर। प्रमोशन में आपका रैंक इंक्रीज होता है, ट्रांसफर में आप सेम रैंक पे रहते हो, जस्ट आपका वर्क प्लेस चेंज होता है। से यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम ए ब्रांच टू बी ब्रांच, बट योर position is same, that is branch manager. Performance appraisal, that is ये एक तरह का ना मोटिवेशन सोर्स होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, हम चेक करते हैं कि एम्प्लॉइज किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, हमने जो टास्क उनको दिया था क्या उन्होंने वो टास्क अकम्प्लिश किया, या उस टास्क में कुछ ना कुछ डेविएशन है, मतलब कुछ कमी है, कुछ डेफिशिएंसीज जो है वो उनकी हमारे को परफॉर्मेंस में देखने को मिल रही है, तो वो चीज कवर की जाती है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। नेक्स्ट वी हैव डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन एंड अदर इंसेंटिव्स। देखो रेम्यूनरेशन मीन सैलरीज एंड वेजेस। अब बात ये है कि हम लोग हमेशा सैलरीज एंड वेजेस दो टर्म्स क्यों यूज करते हैं? बिकॉज जो सैलरीज रहती हैं वो ऑफिशियल्स को पे की जाती हैं, और जो वेजेस होती हैं ये डेली वर्कर्स को पे की जाती है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, लेबर, यू कैन से लेबर। और इंसेंटिव्स जो है वो किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं? अगर किसी ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है अपनी परफॉर्मेंस को, अपने टारगेट्स को टाइम से पहले अचीव किया है, एफिशिएंसी से वर्क किया है, तो हम उनको इंसेंटिव्स देते हैं। नेक्स्ट द फंक्शन वी हैव डायरेक्टिंग। जब हमने एम्प्लॉइज को स्टाफ कर लिया, हमने उनको एम्प्लॉय कर लिया, उनकी ओरिएंटेशन कर दी, उनकी डेवलपमेंट की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है कि हम लोग उनको डायरेक्ट करें। हम लोग उनको बताएं तो सही कि आपका ये काम है, गाइड करें, लीड करें, मोटिवेट करें, सुपरवाइज करें और इंस्पायर करते रहें कि किस तरह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, एनहांस करना, अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देने हैं। सो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सपोज करो आपके पास 20 की टीम है, 20 एम्प्लॉयज आर देयर विद यू, और आपका जो टारगेट है वो आपने सेट कर लिया, प्लान आउट हो गया, ऑर्गेनाइज होगी सारी रिसोर्सेज। अब जब तक आप इन एम्प्लॉयज को बताओगे नहीं कि करना क्या है, ठीक है, तब तक ये कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। सो डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग देम, लीडिंग देम, सुपरवाइजिंग देम, मोटिवेटिंग देम, दैट इज डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं। ये बहुत बार बेटा आपके एमसीक्यूज में डील किए जाते हैं,
आपको जो केस स्टडीज पूछी जाती हैं उसमें बहुत बार इनके क्वेश्चंस रहते हैं। डायरेक्टिंग के जो 4 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स आप लोग अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को ओवरसी करते हो। सपोज आई एम योर एम्प्लॉयर एंड यू आर माई एम्प्लॉई। आप अपना काम कर रहे हो, मैं उस वर्क प्लेस पे आके देख रही हूँ कि आप किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को कर रहे हो, किस तरह से अपनी एक्टिविटीज को अंडरटेक कर रहे हो। दैट मीन्स सुपरविजन, ओवरसीइंग द वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज। लीडरशिप, लीडरशिप में हमारे पास रहता है हमने उनको लीड करना है, इनिशिएटिव लेके लीड करना है कि दिस इज आवर न्यू टारगेट, हमें इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। सपोज करो एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, हमें उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने ऑपरेशंस अब कैरी ऑन करने हैं। इफ आई एम अ लीडर, अगर मैं इनिशिएटिव लूंगी तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मीन्स जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो हमारे अंडर काम करते हैं, हमारी लीडरशिप में काम करते हैं, वो भी इनिशिएटिव लेंगे, वो भी उस चीज को सपोर्ट करेंगे। दैट इज लीडरशिप। मोटिवेशन मीन्स मोटिवेट करते रहना कि वो एम्प्लॉइज अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करते रहे। एंड कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज कम्युनिकेशन। जब तक आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हो, व्हाट इज ऑलरेडी डन, व्हाट इज स्टिल टू डू, तो आपका जब तक कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो कम्युनिकेशन मीन्स कीपिंग इन्फॉर्म, बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड कीप द अदर्स इन्फॉर्म। और ये कोऑर्डिनेशन का भी बेस रहता है। कम्युनिकेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन का भी बेस रहता है। सो डायरेक्टिंग जो है इट इनिशिएट्स द ऑर्गेनाइज्ड एंड द प्लान्ड एक्शन। क्योंकि प्लानिंग हम कर चुके होते हैं, डायरेक्टिंग में हम लोग एक्शन लेते हैं। डायरेक्टिंग जो है ना, उसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, डायरेक्शन इट मीन्स प्लानिंग एंड एक्शन। ये भी आपको क्वेश्चन 1 मार्क में एमसीक्यू में पूछा जाता है। Which function states the planning in action? It means direction. Direction means directing. Next we have the last function of management, that is controlling. Controlling means अब employees को हमने टारगेट बता दिया जो कि हमने प्लानिंग प्रोसेस में किया, ठीक है। हमने उनके लिए रिसोर्सेज गैदर कर दिए, वो हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग। फिर उसके लिए हमने स्टाफिंग भी कर दी, एम्प्लॉइज हमारे पास आ गए, हमने उनको डायरेक्शन भी दे दी कि आपको जी इस तरह से काम करना है। नेक्स्ट, अब वो जब परफॉर्म कर रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं जो हमारा टारगेट है या नहीं, मतलब उनकी डेविएशंस को चेक करना, दैट इज अंडर कंट्रोलिंग। इसको हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट होता है ना, वो यही होता है कि हमने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है। सो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इट मीन्स डिटर्मिनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, क्या हमने अकम्प्लिश कर लिया है। व्हाट इज कंसर्न विद इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज एंड अप्लाइंग द करेक्टिव एक्शन। देखो, अगर कोई डेविएशन रहेगी ना, आपके पास जैसे टारगेट चल रहा है 400 यूनिट्स को सेल करने का, आप 500 यूनिट सेल करके आ रहे हो, इट मीन्स योर परफॉर्मेंस इज टू गुड। आपको 100 यूनिट्स के लिए इंसेंटिव मिल जाएगा और एज पर द प्लान अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप 400 यूनिट्स की जगह 300 सेल करके आ रहे हो तो इसका मतलब आपके पास 100 यूनिट्स की डेफिशिएंसी है। अब ये आपके परफॉर्मेंस में डिक्लाइन क्यों आया, ये डेफिशिएंसी क्यों रही, ये डेविएशन क्यों थी, ये सब हम कंट्रोलिंग स्टेप में इसको डिस्कस करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड रखे होते हैं। सो 400 यूनिट इज योर स्टैंडर्ड। मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, 300 यूनिट सेल करके आ रहे हो, ये आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। मैंने 300 को 400 से कंपेयर किया और देखा मेरा 100 का डेविएशन है। सो कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड एंड फाइंडिंग आउट द डेविएशंस, हमने कमी पेशी देखी, हमने देखा कि क्या हमारे पास डेफिशिएंसी चल रही है और उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिया, दैट इज कंट्रोलिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी काउंट कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड, पहले प्लानिंग होता है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। So next topic we are having today, that is levels of management. Levels of management. बेटा ये जो आज का लेक्चर है ये आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी का लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद में हम लोगों ने जो टॉपिक्स स्टडी किए हैं, मैनेजमेंट, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी इंपॉर्टेंस, आज हमने किया फंक्शंस और अब हम करने वाले हैं लेवल्स। तो ये सारी चीजों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और केस स्टडीज जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो बी प्रिपेयर्ड, आप ये वाले लेक्चर सुनते रहिए, ये एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव सेशन में और केस स्टडी सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है इसको हम लोग सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल भी कह देते हैं।
क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में वर्क करना होता है। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रहता है हमारे पास, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे टॉप मैनेजमेंट लेवल पे आते हैं। जब इनके साथ हम लोग डिविजनल लेवल पे डिविजन्स कर देते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिविजनल हेड्स, तो ये सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है। सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क जो लोअर लेवल पे काम करते हैं, दैट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो सुपरवाइजरी लेवल पे एक्चुअल वर्क प्लेस पे एक्चुअली एक्शन लेते हैं, दैट इज सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन एंड अदर लेवल। सो एक एक करके स्टडी करते हैं कि किस मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस रहते हैं। इसमें भी बेटा आपके क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, आपको कह दिया जाएगा दैट सपोज करो मैरी इज प्लानिंग अबाउट द मंथली टारगेट, तो हम लोग ये बताएंगे कि ये अगर टारगेट को मंथली टारगेट को डिसाइड कर रहे हैं मैरी पर्सन जो है, तो वो किस मैनेजमेंट का पार्ट है, मतलब वो टॉप लेवल का है, मिडिल लेवल का, ये लोअर लेवल का। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास कवर किए जाएंगे। सो इसके लिए ये बहुत समझना जरूरी है कि हमारे पास इनके फंक्शंस क्या रहते हैं। ये जो हमारे पास मैनेजमेंट है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इसके हमारे पास क्या फंक्शंस हैं। सो वेरी फर्स्ट इज डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। वेरी फर्स्ट इज डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म के विजन, मिशन, गोल्स। एक वर्ड मैं और यूज कर रही हूं, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। जब हम गोल्स की बात करते हैं ना, तो बेटा ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। और जब हम लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं ना, तो इट मीन्स स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इट मीन्स स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो अपनी कंपनी के टारगेट्स को डिसाइड करना, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसीज और प्लान्स फ्रेम आउट करना, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। देखो लार्ज लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ये उनकी बात नहीं हो रही कि आप लोग डेली लेवल पे जा रहे हो फैक्ट्री के अंदर और लेबर को बोल रहे हो तुमको ये वाली मशीन चलानी है, तुमको वो वाली मशीन चलानी है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो एक्टिविटी डिसाइड करती है ना, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए डिसाइड करती है, और ये मोस्टली लॉन्ग रेंज एक्टिविटीज होती हैं। असेंबलिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को असेंबल करना। अब रिसोर्सेज जो है वो डेली रूटीन वाले नहीं होंगे, वो होंगे जो आपको एक बार में अलॉट कर दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप उससे काम करते हो। फॉर एग्जांपल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए जो रिसोर्सेज असेंबल करनी है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने करनी है, ना कि आपका डेली का रॉ मटेरियल जो आप फैक्ट्रीज में यूज कर रहे हो वो टॉप मैनेजमेंट का काम है, वो टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है। तो रिसोर्सेज वो असेंबल करनी है टॉप मैनेजमेंट ने जो उनके लॉन्ग टर्म विजन और लॉन्ग टर्म मिशन के लिए चाहिए। वेलफेयर एंड सर्वाइवल, इसके लिए टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज फ्रेम करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग लियाजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो आपने अकाउंटेंसी में स्टडी किया है कि हमारे पास स्टेक होल्डर्स रहते हैं, जैसे मैनेजमेंट, ऑनर, सप्लायर्स, डेटर्स, लेंडर्स, बोरोवर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स, कस्टमर्स, कम्युनिटी। तो ये सारे हमारे पास स्टेक होल्डर्स रहते हैं। तो इनके साथ, या मीडिया कह लो, इनके साथ जो है वो हमने लियाजन मेंटेन करके रखना होता है, मतलब लिंक बना के रखना होता है। लियाजन मीन्स लिंक, लियाजन मीन्स लिंक, टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। अलग अलग एलिमेंट्स को, डाइवर्स एलिमेंट्स को, डाइवर्स मीन्स वेरिड, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। जैसे जीएसटी लॉन्च हुआ था, तो जीएसटी लॉन्च होने के बाद हमारे जो अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स थे उनको चेंजेस लाने पड़े, तो वो टॉप मैनेजमेंट का काम है कि उन्होंने उस चीज के लिए डायरेक्शन देनी है, उस चीज के लिए इंस्ट्रक्शन देनी है। नेक्स्ट वी हैव एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द इम्प्लीकेशंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करना है कि जो हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो सोशल भी रहता है, एनवायरमेंटल फोर्सेस भी उसमें रहती हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस भी उसमें रहती हैं, डेमोग्राफिक, लीगल, रेगुलेटरी एंड नंबर ऑफ अदर फोर्सेस। और ये बहुत सारी फोर्सेस जो हैं, इनका इम्पैक्ट जो है वो पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर पड़ता है, ना कि बिजनेस के सिर्फ एक सिंगल डिपार्टमेंट के ऊपर। एज द होल ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वो चीज इफेक्ट करती है। तो वो टॉप मैनेजमेंट का काम है कि उन्होंने उन बिजनेस एनवायरनमेंट का स्वॉट एनालिसिस करना, उन फोर्सेस का। स्वॉट एनालिसिस जो मैंने टर्म यूज करी है मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। स्वॉट, एस मीन्स स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मीन्स वीकनेस, O for opportunity and T for threat. T for threat.
तो हमने यहाँ से ये चीज स्टडी करनी होती है कि हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब हम लोग कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, जो वीकनेसेस हैं वो अल्टीमेटली हमारे लिए थ्रेट्स बनती हैं। तो ये सारा काम जो है स्ट्रैटेजिक काम होता है, मेंटल एक्टिविटी होती है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, हाई लेवल पे हम लोगों को फोर्सेस को स्टडी करना पड़ता है। तो ये सारा काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का रहता है। नेक्स्ट वी हैव मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ना, इसको आप याद कर लो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच का जो इंटरमीडिएरी कह लो, मिडिल मैन कह लो, ब्रिज कह लो, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। टॉप लेवल मैनेजमेंट रूल्स बनाती जा रही है, टारगेट डिसाइड करती जा रही है, मिशन विजन ऑलरेडी सेट है, ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने चेंज किए, कौन सी फोर्सेस आगे जिसके अकॉर्डिंग चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने हैं, और वो काम आगे जाके लोअर लेवल मैनेजमेंट ने करना है, जिसको सुपरवाइज करेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बट टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या चीज इंट्रोड्यूस कर रही है, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट तक प्रोवाइड कराने वाला जो मिडिल मैन है, दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो इट इज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो सबसे बड़ी बात, पॉलिसीज जो बनाई हैं हमने उनको इंटरप्रेट करके उनका जो मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन मीन्स डिराइविंग द मीनिंग, तो हमने जो मीनिंग डिराइव करना है वो हमने उनको कम्युनिकेट करना है। किसको कम्युनिकेट करना है? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, हमने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। देखो बेटा, सुपरविजन का काम जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रहता है अपने डिपार्टमेंट के ऊपर। अब जब हमने स्टडी किया था पिरामिड वाली डायग्राम में, यहाँ पे आपको मैं स्लाइड में शो करती हूँ, ये पिरामिड वाली डायग्राम में हमने स्टडी किया था कि वी हैव द परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिविजनल हेड्स एंड अदर डिपार्टमेंटल हेड्स। तो अदर डिपार्टमेंटल हेड्स में सारे बाकी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में फिर जब डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी है तो उसकी अथॉरिटी किसके पास है? ऑब्वियस है, उसके हेड के पास, तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पर्सन है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करना, एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंटल हेड्स इंक्लूड करते हैं। तो डिपार्टमेंटल हेड्स जो है उनका काम है अपने डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉइज को हायर करना। मोटिवेटिंग द पीपल, पूरे डिपार्टमेंट की हेडशिप इनके पास होती है, इन्होंने ही अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी है, कंट्रोल करना है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कॉपरेट करना है। अब ये जो कॉपरेट वर्ड आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉपरेट वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका रीजन ये है कि एक डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट सेट कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता ही नहीं कि सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट क्या है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उतनी प्रोडक्शन करेगा ही नहीं तो फिर सेल्स डिपार्टमेंट अपना टारगेट कैसे अचीव करेगा? तो इसके लिए कॉपरेशन जो है वो डिपार्टमेंटल हेड्स ने देखना होता है। एंड लास्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो प्लान्स हैं, उनको प्लान को चार्ट आउट करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम, एक्चुअल में एनफोर्स करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। सो लास्ट वी आर हैविंग लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है? रिप्रेजेंटिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स। तो अब जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो सुपरिटेंडेंट्स हमारे पास रहते हैं, सुपरवाइजर्स एंड सुपरिटेंडेंट्स, उनका क्या काम है? उनका काम ये है कि जो उनके पास लेबर है, जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, डेली वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी जितने भी ग्रीवेंसेस यानी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो वर्क प्लेस को लेके हैं, वर्कलोड को लेके हैं, किसी भी चीज को लेके हैं, तो उन्होंने उन सब चीजों को डील करना होता है। और ये सारी की सारी ग्रीवेंसेस किसको प्रोवाइड करनी है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। गुड वर्किंग कंडीशंस, ये इंश्योर करना सुपरवाइजरी लेवल का काम है। वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में, ताकि प्रॉपर वर्कर्स की सेफ्टी में हम लोग काउंट करते हैं कि जिन मशीन्स पे वो काम कर रहे हैं उनकी फेंसिंग हुई हो, सेफ्टी इक्विपमेंट्स उनके पास हो, सेफ्टी क्लोथिंग्स उनके पास हो, ये सारी चीजें किसने इंश्योर करनी है? ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट ने। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प ओनली असिस्टेंस सुपरवाइजरी लेवल भी करता है। अब देखो, आपको फैक्ट्री के लिए लेबर चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको हायर करने को तैयार है, बट आपको वो पर्सन कैसा चाहिए, उसके पास कौन सी स्किल्स हो, वो तो आपने ही एक्सप्लेन करना ना, कि इस मशीन के ऊपर इस स्किल वाला पर्सन जो है या वो वाला एम्प्लॉय जो है वो हमें चाहिए। तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को असिस्ट करने का काम जो है वो थोड़ा सुपरवाइजरी लेवल का हो जाता है। वेलकमिंग द सजेशंस ऑफ द वर्कर्स के साथ मीटिंग रखना, उनके सजेशन, उनके इनिशिएटिव्स को एक चार्ट आउट करके एक मीटिंग में मिनट्स की तरह बना के मीटिंग की सारी डिटेल्स को और जो सजेशंस आई हैं उसको राइट डाउन करके मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। व्हाई इट इज अ वर्क ऑफ सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट? देखो, इसकी चेकिंग तो मिडिल लेवल करेगा,
बट मेंटेन करना सुपरवाइजरी लेवल का काम इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में फैक्ट्री में काम यही कर रहे होता है, वर्क प्लेस पे काम यही कर रहे होते हैं। तो रॉ मटेरियल सही क्वालिटी का आए, सही तरीके से यूज हो, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, मशीन्स में हम लोग इस तरह से यूटिलाइजेशन करें रॉ मटेरियल की कि हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट आए। नेक्स्ट इज बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स। अब क्योंकि आपने सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में स्टडी किया कि आपके पास एक पर्सन रहता है सुपरवाइजर, तो मैंने आपको पहले बताया कि सुपरवाइजिंग जो टर्म है वो डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है, जिसमें हमारे पास काम ये होता है ओवरसीइंग द वर्क ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स का जो काम है हमने उसको मतलब ओवरसी करना है, चेक करना है, नजर रखनी है उसके ऊपर कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसको सुपरवाइज करना। तो उसकी वजह से वर्कर्स का मोरल बूस्ट अप करते हैं। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अगर आप उसको बोलोगे कि यस यू आर डूइंग इट इन अ गुड वे, तो ऑब्वियस है वो मोटिवेट होगा। तो उनके मोरल को बूस्ट अप करना ये सुपरवाइजरी लेवल का काम होता है, और कम से कम मटेरियल्स वेस्ट हो। जब आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर फोकस रखोगे ना, तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को अचीव करना चाहोगे, उसके हेल्प से आप अपना फिनिश प्रोडक्ट मेंटेन प्रोड्यूस करना चाहोगे, तो ऑब्वियस आपके जो मटेरियल्स हैं वो कम वेस्ट होंगे और अल्टीमेटली जीरो वेस्टेज के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो आज जो हमने स्टडी किया है दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, और तीनों के हमने फंक्शंस को डिस्कस किया। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू have the case studies and the objective questions related to this particular topics I have covered in the last 3 sessions. तो last 3 sessions की YouTube videos जो हैं वो surely check कर ली जाएं. They are absolutely free of cost, and for that you have to subscribe our YouTube channel Education World EW. See you in the next lecture. I hope you will come in the class with the well preparation. Thank you.